Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हो सब लोग? आज हमारा इकोनॉमिक्स का तीसरा लेक्चर है। पहले हम थोड़ा देख लेते हैं कि भैया पहले दो लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। देखो अभी रिवीजन आज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आज कुछ टॉपिक ऐसे आएंगे कि उसमें आपका अपने आप ही क्या हो जाएगा, सब रिवाइज हो जाएगा। देखिए हमारे पहले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। सबसे पहला जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने बताया था कि भैया इकोनॉमिक्स के बारे में कि फाउंडेशन में क्या क्या है इकोनॉमिक्स में। फिर उसके बाद हमने बात की थी इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन की। डेफिनेशन हमने दो तरह के पढ़े थे, है ना। एक तो क्या था डिक्शनरी वाला मीनिंग, जिसका मतलब क्या था हाउस होल्ड। दूसरा क्या था एक्चुअल मीनिंग, मतलब लिमिटेड सप्लाई और अनलिमिटेड डिमांड वाला। उसके बाद हमने एक बहुत ही बढ़िया चैप्टर शुरू किया था, उसका नाम है डिमांड। डिमांड में हमने क्या क्या पढ़ा था पहले लेक्चर में। सबसे पहले लेक्चर में हमने डिमांड में पढ़ा था कि भैया मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ डिमांड, क्या क्या चीज़ एलिमेंट्स होने चाहिए तो डिमांड होगा वरना नहीं होगा। उसके बाद हमने पढ़ा था 3 डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। फिर दूसरे लेक्चर में हमने पहले से पूरा रिवाइज किया था और हमने फिर कंप्लीट किया था पूरा डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड कंप्लीट कर दिया था पहले 2 लेक्चर में। मैंने आपको बोला था पढ़ के आना, कल आपको रिवाइज भी करवाया था। उम्मीद करता हूँ कि आप पढ़ के आए होंगे। अगर नहीं पढ़ के आए तो मैं कह रहा हूँ कि आज वापस जाके पूरा जितना पढ़ा है उतना पढ़ लेना। मैं क्यों इतना फोर्स कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए डिमांड एंड सप्लाई वाला जो यूनिट है ना पूरा, उसका फाउंडेशन इकोनॉमिक्स में सबसे ज़्यादा वेटेज है। और ये सबसे ज़्यादा मतलब अगर समझोगे तो लॉजिकल चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आसान भी है। अगर इसको आपने अच्छे से कर लिया डिमांड और सप्लाई वाले यूनिट को, तो मैं उम्मीद करता हूँ कम से कम 30 मार्क तो कहीं नहीं गए आपके। क्योंकि क्या है ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, वेटेज के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है और लॉजिक के हिसाब से भी ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है। तो इसको तो बिल्कुल रिवाइज करते रहना है। जब तक पढ़ेंगे हम आगे जाते जाएंगे, उसको रिवाइज करते जाएंगे। पर खाली मैं रिवाइज कराऊंगा क्लासरूम में तो उससे आपको इतना अच्छा नहीं रहेगा। क्लास में तो रिवाइज होगा पर एक बार तो आपको जाके बुक का टेक्स्ट पढ़ना पड़ेगा। अगर नहीं पढ़ोगे तो मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, है ना। इसीलिए क्या करना हमें, जैसे लेक्चर खत्म होता है वैसे ही जाके एक बार पूरा रीडिंग लगा देना है। देखिए आज है ना, आज हम मेनली 2 टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहला क्या है डिमांड फंक्शन। ये डिमांड फंक्शन पढ़ेंगे ना आप तो इसमें आपका डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड का रिवीजन भी साथ में हो जाएगा। दूसरा हमारा है लॉ ऑफ डिमांड, जो आपने 11th या 12th में भी एक बार पढ़ रखा होगा। वो पढ़ा है नहीं पढ़ा है उससे कोई मतलब नहीं है। हो सकता है तभी आपने क्या मस्ती मजाक में निकाल दिया। हम इसमें फिर से पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है ना। देखिए आपका मीनिंग एंड डिटर्मिनेशन ऑफ डिमांड हो गया है। आज हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड भी हो गया। आज हम पढ़ेंगे डिमांड फंक्शन, जिसके साथ आपका डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड रिवाइज हो जाएगा। और दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे हम आज लॉ ऑफ डिमांड। देखिए चलिए बिना कोई देर की हम आ जाते हैं अपने मेन स्क्रीन पर, व्हाइट बोर्ड वाले पे, है ना, बुक वाले पे आ जाते हैं। देखो आज हमें क्या पढ़ना है भैया, आज हमें पढ़ना है डिमांड फंक्शन। देखिए आज हम क्या पढ़ेंगे डिमांड फंक्शन। देखिए जनरली फंक्शन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, एक स्टेटमेंट होता है जो रिलेशनशिप दिखाता है। किसमें रिलेशनशिप दिखाता है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में डिपेंडेंसी दिखाता है। वो क्या होता है फंक्शन। फंक्शन क्या होता है, ये एक स्टेटमेंट होता है जो क्या दिखाता है हमें कि एक वेरिएबल इंडिपेंडेंट है और एक क्या है डिपेंडेंट है, दोनों आपस में कैसे रिलेटेड है। देखो क्या लिखा हुआ है, function. As we know, function is a symbolic statement of relationship between the dependent and independent variable. दो चीज, एक क्या है डिपेंडेंट और एक क्या है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट क्या होती है, जो असर डालती है। डिपेंडेंट क्या होता है, जिस पे असर डलता है ना। तो फंक्शन क्या होगा, वो चीज की जो क्या दिखाता है, रिलेशनशिप दिखाता है दो चीज के बारे में। किस किस चीज के बीच में रिलेशनशिप दिखाता है, यहाँ पे लिख के देता ना, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट, है ना। डिपेंडेंट क्या होता है, जो चीज असर डालती है किसी चीज पर, और इंडिपेंडेंट क्या होता है, जिस पे असर होता है। तो डिमांड फंक्शन, डिमांड फंक्शन क्या दिखाएगा कि डिमांड मतलब क्या है, जो डिपेंडेंट फैक्टर है। क्यों डिपेंडेंट फैक्टर है, क्योंकि डिमांड बहुत सारी चीजों पे निर्भर रहता है। हमने डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड पढ़े थे, उसमें दिखा था ना कि डिमांड किस किस पे डिपेंड होता है, उसके प्राइस पे डिपेंड होता है, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स पे डिपेंड होता है, कंज्यूमर के इनकम पे डिपेंड होता है ना। ये सब चीजों पे क्या होता है, डिमांड डिपेंडेंट रहता है। तो डिमांड फंक्शन में हम क्या पढ़ेंगे कि रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड इट्स डिटर्मिनेंट्स, है ना। वो डिटर्मिनेंट अलग अलग है, जो प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ द रिलेटेड कमोडिटी, वो सब क्या है इंडिपेंडेंट अलग अलग फैक्टर्स हैं।
जो किस पे असर डालते हैं, किसी भी कमोडिटी की डिमांड पे। तो डिमांड क्या हो गया, डिपेंडेंट है ना। अब इसमें देखो लिख देते हैं, डिमांड इज इक्वल टू, डिमांड क्या हो गया, डिपेंडेंट फैक्टर हो गया हमारा, और डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, ये क्या हो गया आपका, इंडिपेंडेंट फैक्टर्स हो गया, है ना। डिमांड फंक्शन क्या होता है, जो रिलेशनशिप दिखाता है किस किस के बीच में, डिमांड और उसके अलग अलग फंक्शंस के बीच में। नॉर्मली फंक्शन क्या होता है, फंक्शन समझ जाओगे ना तो डिमांड फंक्शन समझना बिल्कुल आसान है। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, फंक्शन एक स्टेटमेंट होता है। फंक्शन इज अ स्टेटमेंट विच शोज रिलेशनशिप बिटवीन अ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, है ना। जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के बीच में रिलेशनशिप दिखाए वो क्या होता है, फंक्शन। डिमांड फंक्शन क्या होता है, डिमांड फंक्शन क्या होता है, सिंबॉलिक रिलेशनशिप दिखाता है किस किस के बीच में, डिमांड के बीच में और उसके डिटर्मिनेंट्स के बीच में। डिमांड क्या है, डिपेंडेंट फैक्टर है। डिपेंडेंट फैक्टर क्यों है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो डिमांड को इन्फ्लुएंस करती है, इसलिए डिमांड क्या हो गया, डिपेंडेंट फैक्टर हो गया। और जो जो चीजें उसको इन्फ्लुएंस करती है वो सब क्या है, इंडिपेंडेंट फैक्टर है। चलो एक बार बुक की भाषा में पढ़ लेते हैं, क्या लिखा हुआ है, डिमांड फंक्शन स्टेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट, जो क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। हमने यहाँ पे लिखा ना, देखो क्या है, डिमांड फंक्शन स्टेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डिटर्मिनेंट्स, और जो जो चीजें डिमांड को डिटरमाइन करती है वो क्या है, इंडिपेंडेंट और एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है। और डिमांड फंक्शन को कैसे एक्सप्लेन किया गया है, एज फॉलोज, है ना। देखो डिमांड फंक्शन को कैसे एक्सप्लेन किया गया है, क्या लिखा हुआ है, dx इज इक्वल टू, मतलब क्या है, dx मतलब क्या हो गया, डिमांड, है ना। यहाँ पे लिखते जाते हैं क्या, डिमांड। डिमांड किस किस का फंक्शन है, मतलब किस किस पे डिपेंड रहता है। सबसे पहला क्या, px, px मतलब क्या होता है, प्राइस ऑफ कमोडिटी, ये हमने पढ़ा था ना डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में। सबसे पहला डिमांड किस पर डिपेंड रहता है, px के ऊपर, है ना। दूसरा क्या है, mx, mx मतलब क्या है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। ये सब हमने पढ़ा ना, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड जब हमने पढ़ा था तो ये पूरा हमने पढ़ा था ना, याद होगा आपको। फिर तीसरा क्या है, पी वाई मतलब क्या होता है, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट। चौथा क्या है, पी सी मतलब प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री। फिर तीसरा क्या है, टी मतलब जो हमने कल पढ़ा था, क्या, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। चौथा क्या है हमारा, ए मतलब क्या है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, है ना। देखो डिमांड फंक्शन क्या होता है ना, डिमांड फंक्शन नॉर्मली फंक्शन क्या होता है, फंक्शन वो चीज़ होती है जो रिलेशनशिप दिखाती है। किस किस चीज़ के बीच में रिलेशनशिप दिखाती है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में। फंक्शन क्या हो गया, जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के बीच में रिलेशनशिप दिखाए वो क्या होता है, फंक्शन होता है ना। वैसे डिमांड फंक्शन क्या होगा, जो डिमांड के बीच में और जो जो चीज़ें डिमांड को असर करती है उनके बीच में रिलेशनशिप दिखाता है वो क्या हो गया, हमारा डिमांड फंक्शन हो गया। देखो डिमांड क्या है, डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट क्यों है, क्योंकि बहुत सारी अलग अलग फैक्टर्स है जिससे क्या होता है, डिमांड पर असर होता है। और जो अलग अलग फैक्टर्स है जो डिमांड पर असर डालते हैं वो क्या हो गया, हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया है। तो देखो ये जाहिर सी बात है, ये रिलेशनशिप दिखाएगा जो चीज डिमांड को असर डालता है ना, डिमांड को जो जो चीजें असर डालती है उसको क्या बोलेंगे हम, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, जो हमने आगे पढ़ लिया है। देखो ना, अब हम क्या करेंगे, एक एक डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड को कवर करते हैं ना। सबसे पहले क्या देता है, डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ द कमोडिटी। जाहिर सी बात है, डिमांड किससे असर होता है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी से असर डिमांड पर डायरेक्टली होता है। हमने देखा था एक्टिवा का एग्जांपल लेके, क्या होता है कि अगर प्राइस बढ़ जाता है तो डिमांड घट जाता है, और अगर प्राइस घट जाता है तो डिमांड बढ़ जाता है। तो डिमांड प्राइस का कैसे फंक्शन आपको समझ में आ गया ना, कैसे फंक्शन है ना, प्राइस कैसे फंक्शन है। क्यों, क्योंकि जाहिर सी बात है डिमांड पे डायरेक्टली असर डालता है कौन, प्राइस। कैसे असर डालता है, अगर प्राइस बढ़ गया तो डिमांड घट जाएगा एंड वाइसा वर्सा हो जाएगा, है ना। अभी एक छोटा सा पतला सा पेन ले लेते हैं ना। देखो प्राइस ऑफ द कमोडिटी से कैसे असर डालता है, अगर प्राइस बढ़ जाएगा तो डिमांड घट जाएगा, है ना, और अगर प्राइस घट जाएगा तो डिमांड बढ़ जाएगा ना।
ये तो क्या था हमारा पहला पॉइंट, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, है ना। सबसे पहला फंक्शन ऑफ डिमांड क्या था, dx इक्वल टू फंक्शन ऑफ px, मतलब क्या डिमांड किससे प्रभावित होता है, प्राइस से प्रभावित होता है। कैसे प्रभावित होता है, अगर प्राइस कम हो गया तो डिमांड बढ़ जाएगा और प्राइस बढ़ गया तो डिमांड कम हो जाएगा। ये तो क्या हो गया हमारा पहला पॉइंट हो गया ना। अभी क्या करेंगे हम, दूसरा पॉइंट लेंगे, क्या डिमांड इज द फंक्शन ऑफ मनी इनकम ऑफ द कस्टमर, है ना। क्या हमने पहले ही पढ़ा था ना, इनकम ऑफ द कंज्यूमर से भी डिमांड को असर होता है। अगर जाहिर सी बात है नॉर्मल गुड्स है ना, तो जैसे ही मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर बढ़ेगा तो डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। इसका देखो हमने ना एक वो चार्ट बनाया था, याद है, एक है ना, वो चार्ट ही निकाल देते हैं। हाँ देखो ना कि इनकम ऑफ द कंज्यूमर से डिमांड पे कैसे असर होता है। देखो 3 तरह का गुड्स होता है, एक क्या होता है नॉर्मल गुड्स, है ना। नॉर्मल गुड्स का एग्जांपल क्या लिया था हमने, क्लोथ्स एंड कॉस्मेटिक्स, है ना। समझ लो मेरा इनकम 10,000 था तो मैं 1 पेयर लेता था, अब इनकम कितना हो गया हमारा 20,000 हो गया तो मैं कितना लूंगा, 2 पेयर लूंगा, है ना। तो इनकम बढ़ गया, है ना। क्या यहाँ पे लिख देते, इनकम बढ़ गया तो नॉर्मल गुड्स है उसका डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दूसरा मैं पढ़ा था, दूसरा कौन सा होता है हमारा, गिफ्ट गुड्स होता है ना। गिफ्ट गुड्स मतलब क्या होता है, बाजरा हो गया या बीड़ी हो गया। इसमें हमने किसका एग्जांपल लिया था, बीड़ी का एग्जांपल लिया था ना। बीड़ी का एग्जांपल कैसे लिया था, 10,000 इनकम था तो मैं क्या करता था, बीड़ी पीता था। अब इनकम कितना हो गया, 20,000 हो गया तो मैं सिगरेट पी रहा हूँ ना। तो इनकम बढ़ गया तो गिफ्ट गुड्स का डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तीसरा हमने क्या पढ़ा था, नेसेसिटी। नेसेसिटी जैसे एग्जांपल क्या लिया था हमने, सॉल्ट का एग्जांपल लिया था, नमक का एग्जांपल लिया था ना। इनकम बढ़े या घटे नेसेसिटी के डिमांड पे असर नहीं होता है, नमक में उतने का उतना ही खाऊंगा। समझ में आ गया ना ये। तो चलो है ना, दूसरा फंक्शन भी डिमांड का क्लियर हो गया, है ना। देखो डिमांड फंक्शन है, डिमांड फंक्शन क्या है, डिमांड और उसके वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप, है ना। डिमांड क्या है, डिपेंडेंट है, वेरिएबल क्या है, इंडिपेंडेंट है ना। इसमें कितना वेरिएबल दिया हुआ है, 6 वेरिएबल दिया हुआ है। उसमें सबसे पहला क्या था, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, वो हमने कवर कर लिया, है ना। दूसरा क्या था हमारा, मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर के इनकम से भी क्या होता है, डिमांड पे असर होता है, वो भी हमने देख लिया। 3 तरह के अलग अलग गुड्स होते हैं, अलग अलग गुड्स पे क्या होता है, डिमांड का अलग अलग असर होता है। अब है ना एग्जाम में ये पूछ सकते हैं ना कि अगर इनकम बढ़ा तो नॉर्मल गुड्स का डिमांड बढ़ेगा या घटेगा। तो इनकम बढ़ा तो नॉर्मल गुड्स का डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एक जोड़ी कपड़ा लेता था तो क्या लेगा, अभी 2 जोड़ी कपड़ा ले गया तो क्या हो गया, नॉर्मल गुड्स का। अभी दूसरा एमसीक्यू ऐसा फ्रेम कर सकता है ना कि अगर इनकम बढ़ा तो गिफ्ट गुड्स का डिमांड बढ़ेगा या घटेगा। अब आप ही सोचो, अगर 10,000 का इनकम है तो क्या पिएगा, वो बीड़ी पिएगा ना। अगर 20,000 का इनकम हो गया तो बीड़ी छोड़ के किस पे आ जाएगा, सिगरेट पे आ जाएगा, वो सस्ता वाला गुड्स नहीं खरीदेगा ना। तो इनकम बढ़ा तो गिफ्ट गुड्स का डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तीसरा क्या है, इनकम का नेसेसिटी पे क्या इफेक्ट होगा, नेसेसिटी का डिमांड क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। वेदर इनकम इंक्रीजेस और वेदर इनकम डिक्रीजेस, द डिमांड फॉर द नेसेसिटीज विल ऑलवेज रिमेन सेम, है ना। देखो 3 तरह का ना ये एमसीक्यू फ्रेम कर सकते हैं, मैं देख लो 1-2 बार पिछले एग्जाम में पूछा हुआ भी है और इस बार भी पूछ सकते हैं, है ना। सबसे पहला क्या एमसीक्यू फ्रेम कर सकते हैं कि अगर समझ लो XYZ करके ABC या कोई भी XYZ पर्सन है ना, उसका इनकम पहले 10,000 था, अभी 15,000 हो गया, 20,000 हो गया, है ना। तो 3 चीजें बताओ उसको लेके। सबसे पहले नॉर्मल गुड्स का डिमांड बढ़ेगा, घटेगा या सेम रहेगा, तो आप क्या करोगे, बढ़ेगा। गिफ्ट गुड्स का डिमांड बढ़ेगा, घटेगा या सेम रहेगा, तो गिफ्ट गुड्स सस्ता वाला है, इनकम बढ़ गया तो सस्ता नहीं खरीदेंगे तो गिफ्ट गुड्स का डिमांड घट जाएगा। तीसरा नेसेसिटी गुड्स जो है हमारा, उसका डिमांड बढ़ेगा, घटेगा या सेम रहेगा, तो उसका डिमांड क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्योंकि चाहे आपका इनकम कितना ही बढ़ जाए, आप खाने में जितना नमक डालते थे उतना ही डालोगे। तो हमारा दूसरा पॉइंट भी इसके साथ होता है समाप्त। अभी तीसरा क्या लिखा हुआ है, पीवाई मतलब क्या होता है, प्राइस ऑफ द सब्सटीट्यूट गुड्स, है ना। कि मतलब प्राइस ऑफ द सब्सटीट्यूट गुड्स में चेंज हुआ तो उससे भी डिमांड में चेंज हो सकता है। उसका हमने एक बहुत ही प्यारा एग्जांपल लिया था, वो एग्जांपल क्या था हमारा, कोक एंड पेप्सी वाला ना। देखो प्राइस ऑफ द सब्सटीट्यूट, है ना। इसमें क्या लिया था हमने एग्जांपल लिया था हमने कोक एंड पेप्सी का। इसमें हमने क्या बोला था कि दोनों कितने रुपए के थे, 50-50 रुपए के थे। अभी कोक का प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया, कोक का प्राइस कितना हो गया, 60 हो गया। तो जो बंदा कोक लेने जा रहा था वो क्या लेके आ गया, पेप्सी लेके आ गया ना। तो कोक वाला जो कस्टमर था वो किस में शिफ्ट हो गया, पेप्सी में शिफ्ट हो गया ना। तो प्राइस किसका बढ़ा है, कोको कोला का बढ़ा है, पर पेप्सी का डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। अभी आपको एग्जाम में एमसीक्यू फ्रेम करके दे सकता है ना। There are 2 substitute goods, example Coke and Pepsi. If price of the Coke will increase, या if price of one substitute goods will be increased,
व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन डिमांड ऑफ अनदर सब्स्टिट्यूट गुड्स, एक सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस बढ़ा तो दूसरे सब्स्टिट्यूट गुड्स के डिमांड पे क्या असर होगा, दूसरे सब्स्टिट्यूट गुड्स के डिमांड पे क्या असर होगा कि उसका डिमांड बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि जिसका प्राइस बढ़ गया उसके जो कस्टमर्स थे, जो कोक लेने जा रहा था वो अब क्या खरीदेगा, पेप्सी खरीदेगा। समझ में आ गया ना। देखो वापस बोलता हूं एक बार, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है, सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है, सबसे पहले वो गुड्स जो एक की जगह पे दूसरा चलेगा ना, पेप्सी की जगह पे कोक चलेगा, स्प्राइट की जगह पे 7 अप चलेगा, तो वो क्या होता है, हमारा सब्स्टिट्यूट गुड्स होता है। अभी सब्स्टिट्यूट गुड्स में डिमांड और प्राइस में क्या रिलेशनशिप है, अगर एक सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस बढ़ गया तो उसका कस्टमर क्या हो जाएगा, उससे शिफ्ट होकर दूसरे सब्स्टिट्यूट में चला जाएगा। हमने एग्जांपल लिया है बहुत बार कि अगर कोक का प्राइस बढ़ गया तो कोक का जो कस्टमर है वो क्या खरीदेगा, अभी पेप्सी खरीदेगा ना। तो एक सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस बढ़ने से दूसरे सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस क्या हो जाए, दूसरे सब्स्टिट्यूट गुड्स का डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये तीसरा पॉइंट भी इसके साथ होता है समाप्त हमारा, है ना। तो क्या गया, पहला पॉइंट भी हो गया था, दूसरा पॉइंट भी हो गया, अभी हमारा तीसरा पॉइंट भी हो गया। अभी और क्या है, प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ये भी डिमांड को असर डालता है ना। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स याद करो बेटा क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब क्या है, पक्के वाले आशिक है। पक्के वाले आशिक मतलब क्या, एक नहीं जाएगा तो दूसरा भी नहीं जाएगा, जिएंगे साथ मरेंगे साथ, वो क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होता है। एग्जाम्पल पेट्रोल एंड कार या पेट्रोल एंड बाइक। दूसरा एग्जाम्पल इंक एंड पेन, है ना, इंक के बिना पेन बेकार, पेन के बिना इंक बेकार, पेट्रोल के बिना कार बेकार, कार के बिना पेट्रोल बेकार, है ना। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। कैसे, अगर एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस बढ़ गया तो दूसरे का डिमांड घट जाएगा, ये एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस घट गया तो दूसरे का डिमांड बढ़ जाएगा। इसका हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्या कि पेट्रोल है, अगर पेट्रोल का प्राइस क्या हो गया, कम हो गया, है ना, तो क्या हो गया, पेट्रोल सस्ता हो गया, तो अभी लोग क्या करेंगे, जो बाइसिकल यूज करते थे वो क्या करेंगे, बाइक का डिमांड बढ़ा देंगे ना। बोला पेट्रोल तो सस्ता नहीं, एक ही बार खर्चा करना, चलो बाइक ही ले लेते हैं ना। अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया, कम हो गया, तो बाइक का डिमांड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो मतलब क्या हो गया, इसमें इनवर्स रिलेशनशिप हो गया ना। तो ये क्या था, एक और फंक्शन ऑफ द डिमांड था, क्या कि पीसी मतलब क्या होता है, प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, है ना। प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होता है, इफ प्राइस ऑफ वन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इंक्रीजेस डिमांड फॉर अदर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स विल डिक्रीज, और इफ प्राइस ऑफ वन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स डिक्रीजेस, जैसे क्या एग्जांपल, प्राइस ऑफ द पेट्रोल डिक्रीजेस डिमांड फॉर इट्स कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, एग्जांपल बाइक विल इंक्रीज। तो क्या होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। अभी क्या हो गया, हमारा चौथा पॉइंट भी क्लियर हो गया है, बिल्कुल क्लिनिकल क्लियर हो गया है। अभी क्या होता है, पांचवा पॉइंट क्या होता है, टी मतलब क्या होता है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कस्टमर। टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कस्टमर मतलब क्या होता है, अगर जाहिर सी बात है किसी भी चीज़ का फैशन है, कोई भी चीज़ फेवरेबल है फैशन में, है ना। ये समझ लो क्या है, ठंडी का मौसम है तो क्या जैकेट का डिमांड बढ़ेगा, मॉनसून है तो किसका, रेनकोट का डिमांड बढ़ेगा ना। तो क्या था, टेस्ट एंड प्रेफरेंस से भी डिमांड पे असर आता है ना। जाहिर सी बात है, अगर टेस्ट एंड प्रेफरेंस फेवर में है तो क्या हो जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगा। टेस्ट एंड प्रेफरेंस फेवर में नहीं है तो डिमांड क्या हो जाएगा, घट जाएगा। उसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड पढ़ते वक्त, है ना, उसमें 3 इफेक्ट पढ़े थे, स्नोब इफेक्ट पढ़ा था, वेबलिन पढ़ा था, है ना। फिर अब लास्ट क्या है, छठा, जो हमने डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में नहीं पढ़ा था, क्या लिखा हुआ है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। इसमें क्या कह रहा है कि अगर आप एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर करोगे तो उससे भी प्रोडक्ट के डिमांड में असर होता है। जाहिर सी बात है, अगर किसी भी चीज़ में ऐड ज़्यादा करोगे, एडवर्टीजमेंट ज़्यादा करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उस चीज़ के बारे में पता चलेगा और उसका डिमांड बढ़ जाएगा। अगर ऐड नहीं करोगे तो पब्लिक को पता नहीं चलेगा तो डिमांड नहीं बढ़ेगा ना। तो ऐड करने से क्या होगा, इफ़ यू विल स्पेंड मोर ऑन एडवर्टीजमेंट द क्वांटिटी डिमांडेड विल बी इंक्रीज, है ना, एंड वाइस वर्सा। अगर ऐड में स्पेंड नहीं करोगे तो डिमांड बढ़ने का कोई चांस नहीं है। इसी के साथ हमारा डिमांड फंक्शन होता है समाप्त, है ना। डिमांड फंक्शन देखो, नॉर्मली डिमांड फंक्शन क्या है बताए, देखो एक बार वापस इजी बिल्कुल आराम से रिवाइज कर लेते हैं ना। नॉर्मली देखो सबसे पहला क्या पढ़ा हमने कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन क्या होता है भैया, देखो जो दो चीज़ों के बीच में रिलेशनशिप दिखाए वो क्या होता है, फंक्शन। कैसी दो चीज़ों के बीच में रिलेशनशिप दिखाए, ये सीरी कहाँ से आ गया हमारा, देखो डिमांड फंक्शन क्या होता है, जो क्या दिखाता है, रिलेशनशिप दिखाता है। किस चीज़ के बारे में, दो चीज़ों के बारे में रिलेशनशिप दिखाता है। दो चीज़ें कौन कौन सी जिसके बारे में रिलेशनशिप दिखाता है,
एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कोई भी चीज़ है जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के बीच में रिलेशनशिप दिखाता है उसको क्या बोलेंगे, फंक्शन बोलेंगे, है ना। वैसे डिमांड फंक्शन क्या है, डिमांड फंक्शन स्टेट्स रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट, जो क्या है एक डिपेंडेंट वेरिएबल है ना, एंड डिटर्मिनेंट्स मतलब इंडिपेंडेंट फैक्टर है ना, जो डिमांड और उसके डिटर्मिनेंट्स के बीच में रिलेशनशिप दिखाता है वो क्या होता है, डिमांड फंक्शन होता है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड हम पढ़ चुके हैं ना। तो देखो डिमांड फंक्शन क्या होता है, dx इक्वल टू, डिमांड फंक्शन क्या होता है, dx इक्वल टू फंक्शन ऑफ, डिमांड किस किस चीज से प्रभावित होता है। सबसे पहले क्या था, dx इक्वल टू फंक्शन ऑफ px, मतलब डिमांड सबसे पहले किससे प्रभावित होगा, प्राइस ऑफ द कमोडिटी से प्रभावित होगा। प्राइस ऑफ द कमोडिटी से कैसे प्रभावित होगा, प्राइस बढ़ेगा डिमांड घटेगा, प्राइस घटेगा डिमांड बढ़ेगा। ये तो क्या होगा, हमारा डिमांड का पहला वेरिएबल था क्या, जो प्राइस था। अभी दूसरा वेरिएबल जो डिमांड को असर डालता है वो क्या है, mx। mx मतलब क्या होता है, मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर की, कंज्यूमर की इनकम से डिमांड पे क्या क्या प्रभाव पड़ता है। उसमें हमने पढ़ा था कि 3 तरह के गुड्स होते हैं। सबसे पहला क्या है, नॉर्मल गुड्स, अगर इनकम बढ़ा तो नॉर्मल गुड्स का डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दूसरा हमने क्या पढ़ा था, गिफिन गुड्स, गिफिन गुड्स मतलब सस्ता वाला चीप गुड्स, अगर इनकम बढ़ा तो गिफिन गुड्स का डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अगर इनकम बढ़ गया तो लोग सस्ता नहीं खरीदेंगे, क्या खरीदेंगे, महंगा खरीदेंगे ना। तीसरा हमने क्या पढ़ा, पी वाई मतलब प्राइस ऑफ दी सब्स्टिट्यूट गुड्स। एग्जांपल क्या लिया था इसमें, यहाँ पे लिख देते, एग्जांपल क्या लिया था, कोक एंड पेप्सी, है ना। इसमें क्या होता है, पी वाई प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स से कैसे डिमांड पर असर होता है, इफ प्राइस ऑफ वन सब्स्टिट्यूट विल बी इंक्रीज, डिमांड फॉर अनदर सब्स्टिट्यूट विल इंक्रीज, है ना। एक चीज का प्राइस बढ़ा तो दूसरे का डिमांड बढ़ जाएगा। कोक का प्राइस बढ़ा तो पेप्सी का क्या हो जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगा। ये तो क्या था, पी वाई। अभी दूसरा क्या है, पीसी मतलब सी से क्या आता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब क्या, जिएंगे साथ मरेंगे साथ, है ना। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होता है, अगर एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस बढ़ गया तो दूसरे का डिमांड क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ये एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस क्या हो गया, कम हो गया, तो दूसरे का डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका हमने बहुत ही प्यारा एग्जांपल लिया था क्या, जैसे कार एंड पेट्रोल या बाइक एंड पेट्रोल की, अगर पेट्रोल का प्राइस कम हो गया तो हम क्या करेंगे, अभी बाइक खरीदने लगेंगे, है ना। तो एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो क्या था हमारा पेट्रोल, उसका क्या हो गया, प्राइस कम हो गया, तो दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो हमारा क्या है बाइक, उसका डिमांड बढ़ गया। देखो ये भी उसी का एग्जांपल है ना। देखो पेट्रोल का प्राइस क्या हो गया था, कम हो गया, तो बाइक का डिमांड क्या हो गया था, बढ़ गया था। अभी पांचवा फैक्टर क्या था, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। टेस्ट एंड प्रेफरेंस, टेस्ट एंड प्रेफरेंस मतलब क्या होता है, फैशन में है या नहीं है, डिमांड में है या नहीं है ना। टेस्ट एंड प्रेफरेंस, अगर टेस्ट एंड प्रेफरेंस फेवरेबल है तो जाहिर सी बात है अगर कोई भी चीज फेवर में है तो डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। टेस्ट एंड प्रेफरेंस फेवर में नहीं है तो डिमांड क्या हो जाएगा, घट जाएगा। छठा क्या था, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर जाहिर सी बात है क्या होगा, डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा। डायरेक्ट रिलेशनशिप कैसा होगा, अगर एडवर्टीजमेंट खर्चा हम बढ़ा देंगे तो डिमांड क्या हो जाएगा, आपो आप बढ़ने लगेगा, क्योंकि ज्यादा लोगों को पता चलेगा। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर कम कर देंगे तो डिमांड क्या हो जाएगा, आपो आप डिक्रीज हो जाएगा, है ना। तो ये था आपका टॉपिक क्या, डिमांड फंक्शन, है ना। डिमांड फंक्शन इतना सा टॉपिक था, पर आपने जो डिमांड फंक्शन हमने पढ़ा उसमें क्या हो गया, हमारा पूरा डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड भी रिवीजन साथ में हो गया है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड क्या है, कौन कौन सी चीजें डिमांड को इन्फ्लुएंस करती है। डिमांड फंक्शन क्या होता है, वो रिलेशनशिप दिखाता है एक डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट चीज के बीच में, मतलब डिमांड और उसके फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड है जो कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड है, उसके बीच में रिलेशनशिप दिखाता है क्या, डिमांड फंक्शन। तो डिमांड फंक्शन में क्या थे, 6 फंक्शन थे, वो 6 के 6 हमने पढ़ लिए हैं। इसके साथ आपका डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड भी रिवाइज हो गया, इसीलिए मैंने आज क्लास के शुरू होते ही डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड रिवाइज नहीं करवाया था, क्योंकि जो डिमांड फंक्शन में सब फैक्टर्स है वही क्या थे, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड थे। अब ये ना सबसे प्यारा टॉपिक, सबसे आसान टॉपिक जो आपने 11th-12th में भी पढ़ा है, और इससे कम से कम 3-4 मार्क का तो एमसीक्यू हर साल निकलता है, वो चाहे केस स्टडी के फॉर्म में हो या कुछ थियोरेटिकल बना के पूछे। वो क्या है, हमारा लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड मतलब क्या, डिमांड का कानून है ना, ये होगा ही होगा, है ना। इसके अगर एजम्पशंस आपने मान लिए, इसने जो एज्यूम किया वो आपने एज्यूम कर लिया, तो ये होना ही होना है। ये क्या है, डिमांड का लॉ है। आपने साइंस में पढ़ा होगा तो क्या, लॉ ऑफ ग्रेविटी, लॉ ऑफ रिलेटिविटी, है ना, जो न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन वगैरह जो भी पढ़ा है आपने, है ना। वैसे इकोनॉमिक्स में क्या है, एक लॉ ऑफ डिमांड है, पर उसमें क्या हमें कुछ एजम्पशंस रखना पड़ेगा कि क्या वो एज्यूम करेंगे कुछ चीज़ें कि अगर ये चीज़ें ऐसी की ऐसी रहेगी तो लॉ ऑफ डिमांड को ऑपरेट होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो ना चलो अब है ना, पहले हम क्या करते हैं ना, अभी पहले हम बुकिश लैंग्वेज पढ़ेंगे एक बार, फिर उसके बाद हम नॉर्मल समझेंगे कि भैया लॉ ऑफ डिमांड होता क्या है।
क्या लिखा हुआ है देखो, मोस्ट ऑफ अस हैव एन इम्प्लिसिट अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, है ना, ज्यादातर को हमें क्या है ऊपर ऊपर से पता है कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। लॉ ऑफ डिमांड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉज ऑफ द इकोनॉमिक थियरी, मतलब इकोनॉमिक थियरी में जितने लॉज हैं उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट है क्या, लॉ ऑफ डिमांड, क्योंकि बहुत सारी अलग अलग इकोनॉमिक थियरीज किसको अज्यूम करके चलती है, वो लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट रहेगा तो ऐसा ऐसा होगा, मतलब क्या उन सब का बेस क्या है, लॉ ऑफ डिमांड, इसलिए क्या लॉ ऑफ डिमांड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉज है इकोनॉमिक थियरी के। लॉ स्टेट्स द नेचर ऑफ, क्या लिखा हुआ है देखो, एक है ना दूसरा पेन ले लेते हैं ना अलग अलग कलर का, फैंसी थोड़ा, कौन सा लेते हैं, ये तारे वाला लेते हैं, थोड़ा आज कलर कलर खेलते हैं। देखिए लिखा हुआ है द लॉ स्टेट्स द नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी डिमांड ऑफ प्रोडक्ट्स एंड इट्स प्राइस। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड हमें रिलेशनशिप दिखाता है ना, किस किस चीज़ के बीच में क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस के बीच में क्या क्या रिलेशन है। देखो लॉ ऑफ डिमांड सिंपल चीज़ है, लॉ ऑफ डिमांड क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है इकोनॉमिक थियरी का। लॉ ऑफ डिमांड क्या बताता है, इट स्टेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ प्रोडक्ट एंड इट्स प्राइस, कि कैसे प्राइस और क्वांटिटी में क्या क्या रिलेशनशिप होता है ना। ये सब ऊपर जो पढ़ा है ना वो सब आप भूल जाओ तो चलेगा ना। ये जो बोल्ड लाइन है ना, बोल्ड, उसको ना आप एक बार डबल बोल्ड कर दो ना, उसको एक और बार अंडरलाइन कर दो ना, क्योंकि पूरे लॉ ऑफ डिमांड का क्रक्स क्या है, यही है ना जो हमने कलर कलर के पेन से लिखा है ना। देखो पूरे लॉ ऑफ डिमांड का क्रक्स क्या है, ये जो बोल्ड पेन में लिखा हुआ है ना, एग्जाम के टाइम पे क्या करना, खाली आप ये बोल्ड में लिखा हुआ है ना वो पढ़ोगे तो आपको लॉ ऑफ डिमांड समझ में आ जाएगा। क्या लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, मतलब बाकी सारी चीजें जो यूनिवर्स में वो सब क्या रहेगी, सेम रहेगी। बाकी सारी चीजें यूनिवर्स में नहीं, क्या इसमें हम कुछ पढ़ेंगे कि क्या क्या चीजों को सेम रखना है, पर इसमें क्या लिखा हुआ है, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, बाकी सारी चीजें क्या रहेगी, सेम रहेगी। इफ प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉल्स, क्या लिखा हुआ है, सब चीजों को सेम रखो और प्राइस को क्या करा दो, गिरा दो। कंज्यूमर का इनकम सेम है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस है, सब चीजें क्या है, सेम है, सारी चीजों को क्या रखना है, हमें सेम रखना है। इफ अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, मतलब बाकी चीजें जैसी की तैसी रहेगी। इफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स, ये क्या बोलता है, अगर किसी चीज का प्राइस गिर गया तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ इट विल बी राइज। तो क्या बोले, अगर सब चीजें सेम है और किसी भी चीज में कुछ भी फर्क नहीं है, तो अगर प्राइस घट गया, किसी भी चीज का प्राइस डिक्रीज हो गया, तो क्या होगा, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाएगा ना। एंड इफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी राइजेस, और अगर किसी भी चीज का प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया, तो क्या होगा, उसका डिमांड डिक्लाइन हो जाएगा। ये तो जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस है ना कि क्या सब चीजें सेम रहेगी। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, इफ अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, इफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स, अगर किसी भी चीज, किसी भी कमोडिटी का प्राइस क्या हो गया, गिर गया, तो क्या होगा, इट्स क्वांटिटी डिमांडेड विल बी राइज, उसका क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। एंड वाइस वर्सा, या इसका बिल्कुल ऑपोजिट, बिल्कुल ऑपोजिट कैसे, इफ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस, इट्स क्वांटिटी डिमांडेड विल फॉल। समझ में आ गया ना, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, बहुत ही आसान है। क्या बोलता है, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, ये एक इकोनॉमिक का बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है। वो लॉ क्या कहता है, प्राइस और डिमांड के बीच में रिलेशनशिप दिखाता है। वो क्या बोलता है, प्राइस और डिमांड के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप है, मतलब प्राइस और डिमांड क्या चलेंगे, हमेशा उल्टे चलेंगे। उल्टे कैसे चलेंगे, एक चीज बढ़ गया तो दूसरा चीज क्या हो जाएगा, घट जाएगा। प्राइस बढ़ गया तो डिमांड क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और प्राइस घट गया तो डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वापिस बुक पे आते हैं ना। थस देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में क्या हो गया, इनवर्स रिलेशनशिप हो गया। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, सेट्रस पेरिबस, है ना, देखो ये लिखा हुआ ना बड़ा बड़ा सेट्रस पेरिबस, है ना। ये सेट्रस पेरिबस बहुत जगह पे आएगा, है ना, यहाँ पे लिख देते, देखो क्या, सेट्रस पेरिबस, है ना। सेट्रस पेरिबस मतलब क्या होता है, इक्वल टू अदर थिंग्स रिमेन सेम, है ना। सब चीजों को क्या रखना है, सेम रखना है, उसी को क्या बोलेंगे, सेट्रस पेरिबस बोलेंगे ना। सेट्रस पेरिबस मतलब क्या होता है, अदर थिंग्स रिमेन सेम, अदर थिंग्स रिमेन सेम। अगर सब चीजें सेम रहेगी तो क्या होगा भैया, इफ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी डिक्रीजेस, इट्स क्वांटिटी डिमांड विल इंक्रीज। अगर प्राइस कम होगा तो डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एंड क्या होगा, वाइसा वर्सा, अगर प्राइस बढ़ गया तो डिमांड क्या हो जाएगा, घट जाएगा। The other things which are assumed to be equal or constant are the price। देखो अभी इसमें क्या लिखा हुआ, अदर थिंग्स का बाइफर्केशन दिया हुआ है कि मतलब अदर थिंग्स जो हमें सेम रखना है, बीइंग सेट्रस पेरिबस बोला हमने, आगे भी पढ़ा क्या, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, तो वो अदर थिंग्स में क्या क्या चीजें आएंगी। सबसे पहले क्या लिखा हुआ, देखो द अदर थिंग्स विच आर अज्यूम्ड टू बी इक्वल और कांस्टेंट आर, देखो कौन कौन सी चीजों को सेम रखना है। सबसे पहली चीज है ना, इसमें देखो मैं 1 लिख देता हूँ यहाँ पे,
प्राइस ऑफ द रिलेटेड कमोडिटीज, है ना, प्राइस ऑफ द रिलेटेड कमोडिटीज को क्या रखना है, सेम रखना है। क्यों? क्योंकि प्राइस ऑफ द रिलेटेड कमोडिटी भी एक फैक्टर है जो किसी भी चीज की डिमांड पर असर डाल सकता है। हमें तो क्या करना है, खाली प्राइस का डिमांड से असर स्टडी करना है। तो अगर खाली प्राइस का डिमांड से असर स्टडी करना है तो और जो जो फैक्टर्स डिमांड को असर डालते हैं उसको क्या रखना पड़ेगा, हमें बिल्कुल ही कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो उसमें सबसे पहली चीज है कौन सी कांस्टेंट रखनी पड़ेगी, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। अभी दूसरी चीज क्या कांस्टेंट होनी चाहिए, इनकम ऑफ द कंज्यूमर भी क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। इनकम ऑफ द कंज्यूमर भी क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। तीसरी चीज कौन सी कांस्टेंट रखनी है हमें, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर भी क्या रखना चाहिए, सेम रहना चाहिए। चौथी चीज क्या है, ये बहुत ही बड़ा वाइड चीज दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, सच अदर फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस डिमांड। मतलब इन शॉर्ट क्या है, जो चीजें डिमांड को इन्फ्लुएंस करती है उन सारी चीजों को आपको क्या रखना है, बिल्कुल ही सेम रखना है, बिल्कुल कांस्टेंट रखना है। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, इफ अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। अदर थिंग्स मतलब क्या, ये चार चीजें क्या, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर एंड अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। इसमें क्या लिखा हुआ है, इफ दिस फैक्टर्स विच डिटरमाइन द डिमांड आल्सो अंडरगो चेंज। इसमें क्या लिखा है, अगर इन चीजों में भी चेंज होगा तो क्या होगा, जाहिर सी बात है इनकम में चेंज होगा कंज्यूमर की, तो उससे भी डिमांड में चेंज हो सकता है। रिलेटेड गुड्स के प्राइस में चेंज होगा तो उससे भी क्या डिमांड में चेंज हो सकता है, पर हम ये नहीं पढ़ेंगे। हमें क्या पढ़ना है, खाली कि प्राइस का असर डिमांड पे क्या होता है। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है कि इफ अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, अगर अदर चीज क्या रहेगी, सेम रहेगी, तो लॉ ऑफ डिमांड क्या बताता है, रिलेशनशिप बताता है। किसके बीच में रिलेशनशिप बताता है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में रिलेशनशिप बताएगा, उसको क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ डिमांड, है ना। अभी हम क्या जाते हैं, नोटबुक पे आ जाते हैं। क्या बताता है लॉ ऑफ डिमांड, क्या कहता है, इफ अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, इफ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी डिक्रीजेस, अगर किसी भी चीज का प्राइस क्या रहेगा, डिक्रीज हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है उसका डिमांड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। एंड वाइसा वर्सा मतलब क्या होता है, उसका बिल्कुल ही ऑपोजिट। कैसे, जैसे प्राइस क्या हो जाएगा किसी भी चीज का अगर बढ़ जाएगा तो उसका जाहिर सी बात है डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगी। जिसका मैंने कल एक एग्जांपल दिया था ना, कल हमने क्या एग्जांपल दिया था, एक्टिवा है ना, एक एक्टिवा है, एक्टिवा का प्राइस समझ लो कितना है, 60,000 है ना, प्राइस क्या है अभी कम है, तो 60,000 पे डिमांड क्या है, ज्यादा है। अगर अब एक्टिवा का प्राइस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, प्राइस इंक्रीज होकर कितना हो गया, 80,000 हो गया, तो उसका डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। तो क्या दिखा रहा है, देखो प्राइस 60 से 80 हो गया, मतलब प्राइस कितना हो गया, बढ़ गया, तो डिमांड क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा ना। और अगर प्राइस क्या हो गया, वापस 80,000 से 60,000 हो गया, मतलब प्राइस क्या हो गया आपका, डिक्रीज हो गया, तो डिमांड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। लॉ ऑफ डिमांड क्या है, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, कॉमन सेंस होता है ना। अब देखो लास्ट बार पढ़ते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, बीइंग सेक्टर्स वेरिएबल्स, मतलब सारी चीजें क्या रहेगी, बिल्कुल समान रहेगी, किसी भी चीज में कोई भी डिफरेंस होना चाहिए नहीं। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, इफ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी डिक्रीजेस, अगर किसी भी चीज का प्राइस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, तो इनकम ऑफ अ कमोडिटी विल इंक्रीज एंड वाइसा वर्सा। अगर प्राइस डिक्रीज होगा तो डिमांड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, प्राइस डिक्रीज होगा तो डिमांड इंक्रीज होगा, प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड डिक्रीज होगा ना। ये बिल्कुल सिंपल सी बात है ना। अभी क्या होता है, ये जो अल्फ्रेड मार्शल है ना, बड़े इकोनॉमिस्ट है ना, उसने थोड़ा टेक्निकल भाषा में बोला है। देखो एक बार उसका डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं ना। क्या लिखा हुआ है, द ग्रेटर द अमाउंट टू बी सोल्ड द स्मॉलर मस्ट बी द प्राइस एट विच इट इज ऑर्डर इन ऑर्डर दैट इट में फाइंड परचेजर्स, है ना। इसमें क्या लिखा हुआ है, अगर आपको ज्यादा चीजें बेचनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्राइस कम करना पड़ेगा ना। मतलब वही हो गया कि क्या, अगर डिमांड बढ़ानी है तो प्राइस क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। क्या लिखा हुआ है, द ग्रेटर द अमाउंट टू बी सोल्ड, अगर आपको अपनी सेल्स बढ़ानी है तो क्या करना पड़ेगा, स्मॉलर मस्ट बी द प्राइस एट विच इट इज ऑर्डर्ड, तो उसका प्राइस क्या करना पड़ेगा, आपको कम करना पड़ेगा। क्यों, ताकि वो परचेजर्स को ढूंढ सके, ताकि लोग इसकी डिमांड करे। और उसने क्या लिखा, उसने भी अलग शब्दों में क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इन अदर वर्ड्स में क्या दिया हुआ है, द अमाउंट डिमांडेड इंक्रीजेस विद फॉल इन प्राइस, है ना। इसमें क्या लिखा हुआ है, अमाउंट डिमांडेड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, मतलब डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा, विद फॉल इन इट्स प्राइस, अगर प्राइस घट जाएगा तो डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एंड डिमिनिशेस विथ राइज इन प्राइस, डिमिनिश मतलब क्या होता है, कम होना, और डिमिनिश होगा, कैसे डिमिनिश होगा, विथ राइज इन दी प्राइस, है ना। आपको डेफिनेशन याद रखने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि ये थियोरेटिकल पेपर नहीं है। अगर थियोरेटिकल पेपर होता तो आपको डेफिनेशन वर्ड टू वर्ड लिखना पढ़ सकता था, जैसे 12th में आप रटते हो ना डेफिनेशन, इसमें रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आपको क्या रखना है, कंसेप्ट याद रखना है। कंसेप्ट भी क्या मतलब, इसमें कंसेप्ट भी नहीं, ये तो क्या है, बिल्कुल जनरल नॉलेज है ना। आप अपना थोड़ा सा दिमाग अगर चलता है तो आप समझ जाओगे, है ना, जाहिर सी बात है।
चीज़ महंगी होगी तो कम खरीदेंगे, सस्ती होगी तो ज़्यादा खरीदेंगे। लॉ ऑफ डिमांड यही कहता है, क्या कहता है कि सारी चीज़ों को क्या रखना है, सेम रखना है। अगर चीज़ें सस्ती हो जाएगी तो डिमांड बढ़ने लगेगी, चीज़ें महंगी हो जाएगी तो डिमांड कम होने लगेगी। ये हम और आप भी ऐसे ही बिहेव करते हैं। ये तो क्या हो गया भैया, लॉ ऑफ डिमांड हो गया। अब है ना देखो मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, इसमें अदर थिंग्स है ना, जो मतलब इनकम वगैरह को सेम रखने के लिए क्यों बोला गया ना, समझ लो ना। मेरी इनकम कितनी थी पता है, मैंने एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ये पेन नीचे, एग्जांपल ले लेता हूँ। मेरा इनकम कितना था, 10,000 रुपीज़ था ना, तो मैं हर महीने क्या लेता था, 1 पेयर ऑफ क्लॉथ लेता था। मेरा इनकम 10,000 रुपये था, मैं एक जोड़ी कपड़ा लेता था। एक जोड़ी का कीमत कितना था, समझ लो 100 रुपये का जोड़ी पहनते हैं तुम्हारे सारा ना, गरीब है देखो क्या, समझ लो आपका मेरा इनकम 10,000 था, मैं एक जोड़ी कपड़ा पहनता था, कितने का, 100 रुपये वाला जोड़ी पहनता था ना। अभी समझ लो उसका प्राइस कितना हो गया पता है, 100 से लेके कितना हो गया, 200 हो गया है ना। पर अभी मेरा इनकम भी कितना था, 10,000 नहीं रहा, अभी मेरा इनकम भी कितना हो गया, 10,000 से बीच में 10,000 से बढ़ के कितना हो गया, 20,000 हो गया ना। मैंने आपको फाउंडेशन पढ़ाना शुरू कर दिया ना, तो सर मुझे हर लेक्चर का कितना 20-20 रुपए देते हैं ना, तो मतलब मेरा इनकम क्या हो गया आपका, बढ़ गया। अब इनकम बढ़ गया तो क्या होगा, मैं डिमांड बढ़ा दूंगा। अब लॉ ऑफ डिमांड तो क्या कहता है, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या होना चाहिए, घटना चाहिए। पर क्या हो रहा है, ये तो प्राइस बढ़ रहा है फिर भी मेरा डिमांड क्या रह रहा है, सेम रह रहा है। क्यों सेम रह रहा है, क्यों, क्योंकि मेरा इनकम बढ़ गया ना, तो इसलिए लॉ ऑफ डिमांड कहता है। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, जो जो चीजें डिमांड को असर डालती है ना, वो सारी चीजों को आपको क्या रखना है, बिल्कुल ही कांस्टेंट रखना है, तभी हम प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप बता पाएंगे। इसमें क्या हो रहा है, डिमांड को प्राइस भी इन्फ्लुएंस कर रहा है और इनकम भी इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो लॉ ऑफ डिमांड सही नहीं होगा इस फैक्टर में ना। तो लॉ ऑफ डिमांड को सही ठहराने के लिए एक अजम्पशन करना है। अजम्पशन क्या है कि अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, मतलब सारी चीजों क्या रखनी है, कांस्टेंट रखनी है। अगर सारी चीजें कांस्टेंट रहेगी तो ही लॉ ऑफ डिमांड अमल में आएगा। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, इनवर्स रिलेशनशिप कहता है, प्राइस बढ़ेगा डिमांड घटेगा, प्राइस घटेगा डिमांड बढ़ेगा। लॉ ये मार्शल ने भी क्या कहा है, यही कहा है। आप एक बार जाके मार्शल का डेफिनेशन आज जरूर पढ़ना, अगर आज नहीं पढ़ोगे 3 महीने के बाद देखोगे तो आपको लगेगा ये कौन सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। इन्होंने बात तो बहुत सिंपल की है पर थोड़ा घुमा के बोला है। क्या बोला है, द ग्रेटर अमाउंट टू बी सोल्ड, अगर आपको अपनी सेल्स बढ़ानी है, स्मॉलर मस्ट बी प्राइस एट विच इट इज ऑर्डर्ड, है ना, तो उसका प्राइस जिस पे कस्टमर ऑर्डर करते हैं उसको कम करना पड़ेगा। और अदर शब्दों मतलब कुछ अलग शब्दों में क्या बोला हुआ है कि अमाउंट डिमांडेड इंक्रीज विथ फॉल इन प्राइस, की अमाउंट डिमांड इंक्रीज होगा किससे, फॉल इन प्राइस से, और डिमिनिश होगा। डिमिनिश मतलब आपको अगर नहीं आता है तो साइड में लिख लो कि डिमिनिश मतलब क्या होता है, कम होगा। कम कैसे होगा, विथ राइज इन इट्स प्राइस। लॉ ऑफ डिमांड समझ में आ गया ना। देखो बिल्कुल ही सिंपल टॉपिक है, इससे 2-3 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहले 2 चीजें मेन ध्यान रखनी है ना। सबसे पहला क्या, कुछ अजम्पशन है, इसका एक अजम्पशन है वो क्या है, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, है ना। दूसरा चीजें क्या याद रखनी है कि इनवर्स रिलेशनशिप, है ना। इनवर्स रिलेशनशिप मतलब क्या, उल्टा रिलेशनशिप। प्राइस और डिमांड क्या होगा, उल्टी दिशा में भागेगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। ये तो क्या था, हमारा लॉ ऑफ डिमांड था। अभी पढ़ते हैं क्या कि डिमांड शेड्यूल क्या होता है। देखो डिमांड, ये शेड्यूल बोलते हैं ना, इसको शेड्यूल नहीं बोला जाता, उसको क्या बोला जाता है, स्केड्यूल बोला जाता है ना। असली प्रोनाउंसिएशन शेड्यूल होता है। अब बोलेगे सर इसका शेड्यूल कर रहा है ना, शेड्यूल होता है, नहीं शेड्यूल नहीं होता है, शेड्यूल होता है। देखो शेड्यूल क्या होता है, अ डिमांड शेड्यूल इज अ टेबल विच रिप्रेजेंट डिफरेंट प्राइसेस ऑफ गुड एंड कॉरस्पॉन्डिंग क्वांटिटी डिमांडेड पर यूनिट ऑफ टाइम, है ना। टू इलस्ट्रेट द रिलेशन बिटवीन क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स प्राइस वी मेक द हाइपोथेटिकल डेटा ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स एंड ए ऑफ एक्स. A demand schedule is drawn up to the assumption that all other influence remain unchanged and thus attempt to isolate the influence exerted by the price of the good upon the amount sold, है ना। ये सब है ना बहुत थोड़ा भारी भाषा में लिखो, देखो मैं आपको आसान भाषा में बताता हूँ। डिमांड शेड्यूल क्या होता है, डिमांड शेड्यूल रिलेशनशिप एक टेबल होता है जिसमें हम दिखाते हैं क्या कि प्राइस के बढ़ने या घटने की वजह से डिमांड पे क्या क्या असर आ रहा है। अगर वो टेबुलर फॉर्म में होगा तो उसको क्या बोलेंगे, डिमांड शेड्यूल। मतलब टेबल है ना, वो एक्सेल में बनाते हैं आप, पेन कॉपी पे बना लो। देखो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे ना, क्या लिखा है देखो, अगर प्राइस कितना था 5 रुपए था तो उसका क्वांटिटी डिमांड कितना है 10 रुपए। अब क्या हो गया, प्राइस 5 रुपए से क्या हो गया, कम हो गया। मतलब प्राइस 5 रुपए से कितना हो गया, 4 रुपए हो गया। तो क्वांटिटी डिमांड 10 से कितना हो गया, 15 हो गया ना। देखो प्राइस कम हो गया तो डिमांड क्या हो गया, बढ़ गया। अब वापिस प्राइस क्या हो गया, और कम हो गया। 4 रुपए से कितना हो गया, प्राइस 3 रुपए हो गया। तो प्राइस क्या हो गया, और कम हो गया। तो डिमांड क्या हो जाएगा, 15 रुपए से 20 रुपए, मतलब डिमांड क्या हो जाएगा, और बढ़ जाएगा। प्राइस और कम हुआ, डिमांड और बढ़ेगा। प्राइस और कम हुआ, डिमांड और बढ़ेगा। या तो इसको आप उल्टा भी देख सकते हो ना, प्राइस 1 रुपए था तो डिमांड कितना था आपका, 60 यूनिट्स का डिमांड था। अभी प्राइस 1 से बढ़ के कितना हो गया, 2 रुपए का हो गया। तो डिमांड 60 से कितना हो गया, 35 हो गया। मतलब प्राइस क्या हो गया आपका, इंक्रीज हो गया। तो डिमांड क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो गया ना। अगर टेबुलर फॉर्म में, अगर टेबल के फॉर्म में
आप प्राइस और क्वांटिटी डिमांड को दिखाते हो तो इसको क्या बोलेंगे, डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल इज अ टेबल विच रिप्रेजेंट डिफरेंट प्राइस एट विच डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ गुड्स आर डिमांडेड। डिमांड शेड्यूल क्या होता है, ये एक नॉर्मल सा सिंपल सा टेबल होता है जिसमें हम क्या दिखाते हैं कि अलग अलग प्राइस पे क्या क्या अलग अलग डिमांड है। अगर उसको आपने टेबल के फॉर्म में दिखाया हुआ है तो वो क्या बन जाएगा, हमारा डिमांड शेड्यूल बन जाएगा। और उसी टेबल को अगर आपने ग्राफ में रिप्रेजेंट कर दिया तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिमांड कर्व बोलेंगे। देखो क्या लिखा हुआ है, डिमांड कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल क्या था, टेबल में आपने लिखा हुआ तो क्या हो गया, डिमांड टेबल, डिमांड शेड्यूल हो गया अगर टेबल में लिखा हुआ है तो। अगर उसी टेबल को आपने ग्राफ में प्लॉट कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, डिमांड शेड्यूल से क्या हो जाएगा, डिमांड कर्व हो जाएगा ना। देखो ना, ये बुक वाला नहीं देते हैं हमें ना, एक एग्जांपल अपने आप से ले लेते हैं ना। देखो एक जगह पे लेते हैं क्या, प्राइस, और एक जगह पे लेते हैं भैया क्वांटिटी डिमांडेड, है ना। हम एग्जांपल लेते हैं भैया एक्टिवा का, समझ लो अगर उसका प्राइस 50,000 था तो उसकी डिमांड कितने था, 10 यूनिट का। अब एक्टिवा का प्राइस कितना हो गया, 40,000 हो गया, तो 5 यूनिट का डिमांड और बढ़ जाएगा। एक्टिवा का प्राइस कितना हो गया, 30,000 हो गया, तो कितना डिमांड हो जाएगा, 20 यूनिट का। 20,000 हो गया समझ लो प्राइस, है ना, उसका कितना हो गया, 35,000 हो गया। अभी कितना हो गया, 10,000 प्राइस हो गया, तो उसका डिमांड कितना हो जाएगा, 60 यूनिट्स का हो जाएगा ना। ये तो क्या हमने टेबल में बनाया हुआ है ना कि प्राइस 50,000 था तो डिमांड 10 था, प्राइस क्या हो गया और कम हो गया तो डिमांड और बढ़ गया, है ना। प्राइस और कम हुआ तो डिमांड और बढ़ा, प्राइस और कम हुआ तो डिमांड और बढ़ा। लॉ ऑफ डिमांड भी यही कहता है ना कि प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ जाएगा। हमने इसको क्या किया हुआ, खाली टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है। अगर टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है प्राइस को और क्वांटिटी को तो इसको क्या बोलेंगे, डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल क्या होता है, डिमांड शेड्यूल इज अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड एट वेरियस प्राइसेस, है ना। अगर अलग अलग प्राइस पे डिमांड और प्राइस दिखा रहे हो, है ना, तो क्या हो जाएगा वो डिमांड शेड्यूल। डिमांड कर्व क्या होता है, इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल, है ना। अगर उसी को आप ग्राफ में रिप्रेजेंट कर रहे हो तो उसको क्या बोलेंगे, डिमांड कर्व बोलेंगे, है ना। अभी ना देखो हम इसका ना ग्राफ बना देते हैं ना छोटा सा। देखो प्राइस कितना था पहले, सबसे पहले कितना था, 1 2 3 4 और 5। सबसे पहले कितना था प्राइस, 50,000 था ना। अभी कितना यूनिट्स कर लेते हैं, 10 15 30 35 और 60। यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, प्राइस, और यहाँ पे क्या लेते हैं, क्वांटिटी डिमांडेड, है ना। देखो जो प्राइस 50 था तो प्राइस 50,000 था, क्वांटिटी डिमांडेड क्या था, 10 था ना। इसको हम ऐसे खींच लेते हैं ना, ग्राफ बन गया। अभी प्राइस कितना हो गया, 50,000 से 40,000 हो गया ना, तो डिमांड कितना हो गया, 40,000 तो डिमांड 15 हो गया। अभी प्राइस और कम हो गया, कितना हो गया, 30,000 हो गया। प्राइस 30,000 हो गया तो डिमांड कितना हो जाएगा, 30 यूनिट्स का हो जाएगा और कम हो जाएगा। अभी प्राइस को क्या कर दिया, और कम कर दिया तो डिमांड और बढ़ जाएगा, और कम कर दिया तो डिमांड और बढ़ जाएगा ना। अभी क्या ये सब डॉट्स को क्या करोगे आप, कनेक्ट करोगे ना, ऐसे ही क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया ना। तो इसको क्या बोलेंगे, डिमांड कर्व बोलेंगे। डिमांड शेड्यूल क्या होता है, अगर वो क्या है ग्राफिकल, वो क्या होता है टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है प्राइस का और क्वांटिटी डिमांडेड का, तो क्या होता है वो डिमांड शेड्यूल होता है। और वही अगर टेबल को आप ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो तो वो क्या हो जाएगा, डिमांड कर्व हो जाएगा। ये तो क्या था भैया, एक सिंगल पर्सन का दिखा रहा है ना कि अगर 50,000 है तो एक बंदा 10 यूनिट ले रहा है, 40,000 है तो एक बंदा 15 यूनिट ले रहा है, तो क्या था, सिंगल पर्सन का था ना। अब मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या होता है, मार्केट डिमांड मतलब क्या, पूरे मार्केट में टोटल डिमांड कितना है इतने प्राइस पे, है ना। समझ लो यही एग्जांपल ले लेते हैं ना, ये क्या क्वांटिटी एक्स डिमांड कर रहा है ना। अभी क्वांटिटी डिमांडेड बाई वाई, इसी प्राइस पे वाई कितना डिमांड कर रहा है ना, तो वाई समझ लो इस प्राइस पे कितना कर रहा है, 15 कर रहा है, इस पे 20 कर रहा है, इस पे 25 कर रहा है, इस पे 30 कर रहा है, इस पे कितना कर रहा है, 45 कर रहा है ना। तो टोटल मार्केट डिमांड कितना हो जाएगा, क्या लिखता है, मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड मतलब सबका मिला के 10 + 15 मतलब कितना हो गया, 25, 15 + 20 35, 30 + 25 55, 35 + 35 65 और 60 + 45 105, है ना। अगर आप इसको ऐसे प्लॉट कर रहे हो, क्या ये प्राइस को और ये डिमांड को प्लॉट कर रहे हो एक टेबल में, तो ये क्या हो जाएगा, मार्केट डिमांड शेड्यूल, है ना। मार्केट डिमांड शेड्यूल मतलब क्या, जो पूरे मार्केट का डिमांड दिखाता है अलग अलग प्राइस पे, वो क्या होता है, मार्केट डिमांड शेड्यूल। खाली डिमांड शेड्यूल मतलब क्या, एक इंडिविजुअल का डिमांड दिखा रहा है अलग अलग प्राइस पे। मार्केट डिमांड शेड्यूल मतलब क्या, पूरे मार्केट का डिमांड दिखा रहा है अलग अलग प्राइस पे, है ना। देखो आप इंस्टीट्यूट का एग्जाम्पल भी देख लो, क्या कि प्राइस कितना है, 5 है, तो पी कितना डिमांड कर रहा है, 10 यूनिट डिमांड कर रहा है, क्यू 8 यूनिट डिमांड कर रहा है, आर कितना 12 यूनिट डिमांड कर रहा है, तो टोटल मार्केट का डिमांड कितना हो गया,
30 यूनिट क्या हो गया, प्राइस कितना हो गया, कम हो गया, 4 हो गया, तो ये 15 कर रहा है, ये 12 कर रहा है, ये 18 कर रहा है, टोटल मार्केट का डिमांड कितना हो गया, 45 है ना। तो देखो मार्केट डिमांड क्या होता है, देखो मार्केट डिमांड इज डिफाइंड एज अ सम ऑफ इंडिविजुअल डिमांड, मतलब सारे इंडिविजुअल्स का डिमांड आप प्लस कर दोगे तो क्या हो जाएगा, मार्केट डिमांड हो जाएगा फॉर अ प्रोडक्ट एट अ पर्टिकुलर पर यूनिट ऑफ टाइम। इन अदर वर्ड्स इट इज अ टोटल क्वांटिटी दैट ऑल द कंज्यूमर्स ऑफ अ कमोडिटी आर विलिंग टू बाई पर यूनिट ऑफ अ टाइम एट अ गिवन प्राइस। में क्या लिखा हुआ है, मार्केट डिमांड मतलब क्या होता है, सारे कंज्यूमर मिलके एक प्राइस पे कितना प्रोडक्ट खरीदेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, मार्केट डिमांड। अगर आप प्राइस को और मार्केट डिमांड को एक टेबल में दिखा रहे हो तो उसको क्या बोलेंगे, मार्केट डिमांड शेड्यूल बोलेंगे। और वैसे ही अगर आप प्राइस को और मार्केट डिमांड को एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे रहे हो, मतलब एक कर्व में दिखा रहे हो, तो उसको क्या बोलेंगे, मार्केट डिमांड कर्व बोलेंगे ना। देखो इसमें एग्जांपल लिया ना कि अगर प्राइस कितना है 5 रुपए है तो पूरे मार्केट में इसका डिमांड कितना है 30 यूनिट का है ना। प्राइस कितना है आपका 4 रुपए है, एक पेन का कलर चेंज कर लेता है ना, ये ब्लैक ब्लैक सेम हो जाएगा। समझ लो प्राइस कितना है 4 रुपए है तो डिमांड कितना है 30 रुपए, प्राइस कितना हो गया 3 रुपए हो गया तो टोटल मार्केट डिमांड कितना है 60, प्राइस 2 रुपए हो गया तो टोटल मार्केट डिमांड कितना है 100, प्राइस 1 रुपीज हो गया तो टोटल मार्केट डिमांड कितना है अराउंड 140 है। तो देखो समझ में आ गया ना। सबसे पहले क्या पढ़ा था हमने, देखो इस आज हमने जो शुरू किया उसमें सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, डिमांड फंक्शन पढ़ा ना। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन होता है एक सिंबॉलिक स्टेटमेंट होता है जो रिलेशनशिप दिखाता है। किस किस चीज़ के बीच में रिलेशनशिप दिखाता है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप दिखाता है, उसको क्या बोलेंगे, फंक्शन बोलेंगे। डिमांड फंक्शन किसको बोलेंगे, जो डिमांड और फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड के बीच में रिलेशनशिप दिखाता है उसको क्या बोलेंगे, डिमांड फंक्शन बोलेंगे। डिमांड क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। क्यों, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो डिमांड को इन्फ्लुएंस करती है, इसलिए डिमांड क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। और जो जो फैक्टर्स डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं वो क्या है, हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है। वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन कौन से है, सबसे पहले कौन सा था, पीएक्स। पीएक्स मतलब क्या था, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। प्राइस ऑफ द कमोडिटी में क्या था, अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, प्राइस घटेगा डिमांड बढ़ेगा। ये क्या था, पहला फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड या पहला फंक्शन ऑफ डिमांड। दूसरा क्या था, मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर। की इनकम ऑफ द कंज्यूमर से भी क्या होता है, डिमांड पे असर होता है। कैसे होता है, 3 तरह के गुड्स होता है। नॉर्मल गुड्स, अगर इनकम बढ़ेगा तो नॉर्मल गुड्स का डिमांड बढ़ जाएगा। मैं कपड़ा 1 जोड़ी लेता था, 20,000 इनकम हो गया तो 2 जोड़ी लूंगा। दूसरा क्या होता है, गिफिन गुड्स। गिफिन गुड्स मतलब क्या होता है, चीप गुड्स, सस्ते वाला गुड्स है ना। मेरा इनकम 10,000 था तो मैं क्या किया करता था, बीड़ी पिया करता था। अब इनकम क्या हो गया, 20,000 हो गया तो अब मैं चीप गुड्स नहीं खरीदूंगा, अब मैं अच्छे गुड्स खरीदूंगा, मतलब मैं बीड़ी की जगह पे सिगरेट पी रहा हूं। तो गिफिन गुड्स में क्या होगा, अगर प्राइस बढ़ गया तो डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तीसरा क्या है, नेसेसरी गुड्स। प्राइस इनकम बढ़ जाए या घट जाए, नेसेसरी गुड्स के डिमांड पे कोई असर नहीं पड़ता ना। मेरा इनकम 10,000 था तब भी मैं खाने में इतना नमक डालता था, और अगर इनकम 20,000 हो गया तब भी मैं उतना ही नमक डालूंगा। ये तो क्या था, इनकम ऑफ द कंज्यूमर मतलब एम। अब क्या है, पी वाई। पी वाई मतलब क्या था, प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स। क्या कि एक सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस बढ़ जाएगा तो दूसरे सब्स्टिट्यूट गुड्स का डिमांड बढ़ जाएगा। इसका हमने एक एग्जांपल लिया था, क्या, कोको कोला और पेप्सी। ये दोनों क्या है, सब्स्टिट्यूट। कोको कोला नहीं तो पेप्सी भी उसकी जगह पे चलता है। कोको कोला का प्राइस बढ़ गया तो कोको कोला के कस्टमर क्या हो जाएंगे, पेप्सी में शिफ्ट हो जाएंगे। तो एक सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस बढ़ा पर दूसरे सब्स्टिट्यूट गुड्स का क्या हो गया, डिमांड बढ़ गया। तीसरा क्या था भैया, पीसी। पीसी मतलब क्या होता है, प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, बहुत ही पक्के वाले आशिक है ना, जिएंगे साथ मरेंगे साथ। एग्जांपल क्या है, पेन एंड इंक, बाइक एंड पेट्रोल है ना। इसमें क्या होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। अगर पेट्रोल का प्राइस गिर गया तो बाइक का डिमांड बढ़ जाएगा। फिर लास्ट में हमने क्या पढ़ा था, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कस्टमर। जाहिर सी बात है, अगर टेस्ट एंड प्रेफरेंस फेवर में है तो क्या हो जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगा। टेस्ट एंड प्रेफरेंस फेवर में नहीं है तो क्या हो जाएगा, डिमांड घट जाएगा। जैसे मानसून आता है तो रेनकोट के फेवर में प्रेफरेंस आ जाता है तो रेनकोट का डिमांड बढ़ जाता है। फिर लास्ट में क्या पढ़ा था, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर के साथ भी क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। जाहिर सी बात, अगर आप एड स्पेंड बढ़ा दोगे, एडवर्टीजमेंट पे ज्यादा खर्चा करोगे तो आपका डिमांड भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये तो क्या था, डिमांड फंक्शन था जो डिमांड के बीच में और फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड के बीच में रिलेशनशिप दिखाता है। डिमांड फंक्शन के साथ हमने डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड भी रिवाइज कर लिया है। एक बार घर पे पूरा पढ़ के आना, वरना कुछ याद नहीं रहेगा। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था। लॉ ऑफ डिमांड के बारे में हमने क्या पढ़ा कि लॉ ऑफ डिमांड इकोनॉमिक्स का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉ है। बहुत सारे लॉज जो क्या होता है इस पर निर्भर करते हैं। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या है भैया, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, बीइंग सेट्रस पेरिबस। बीइंग सेट्रस पेरिबस मतलब क्या होता है, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल है ना। सेट्रस पेरिबस का मतलब याद रखना, इकोनॉमिक्स में आगे भी बहुत जगह पे पढ़ोगे है ना। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, अदर थिंग्स रिमेन सेम, कि इनकम सब कुछ सेम रहा, पूरी दुनिया में कोई भी चीज इधर से उधर नहीं हुई है ना। तो क्या होगा, प्राइस और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होगा। इफ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी डिक्रीजेस, इट्स क्वांटिटी डिमांडेड विल इंक्रीज एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब क्या होता है, इफ प्राइस विल डिक्रीज, इट डिमांड विल इंक्रीज।
दूसरा क्या हमने मार्शल का डेफिनेशन पढ़ा था, मार्शल ने क्या थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज में पढ़ा था, क्या बोला था मार्शल ने, ग्रेटर द अमाउंट टू बी सोल्ड स्मॉलर मस्ट बी द प्राइस, कि क्या अगर आपको ज़्यादा बेचना है तो प्राइस क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, या अलग शब्दों में क्या बताया था, अमाउंट डिमांडेड इंक्रीज विथ फॉल इन प्राइस, की डिमांड बढ़ेगा अगर आप प्राइस क्या कर दोगे, कम कर दोगे, और क्वांटिटी डिमांड विल डिमिनिश विथ राइज इन प्राइस, मतलब क्वांटिटी डिमांड डिमिनिश हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा प्राइस के बढ़ने से। ये क्या था भैया, ये था हमारा लॉ ऑफ डिमांड। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल क्या होता है, ये टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन होता है, किस किस चीज का रिप्रेजेंटेशन होता है, एक जगह पे हम लेंगे प्राइस लेंगे और दूसरे पे क्या लेंगे, डिमांड, अलग अलग प्राइस पे क्या अलग अलग डिमांड होगा, अगर आप इसको टेबल के फॉर्म में दिखा रहे हो तो ये क्या हो जाएगा, डिमांड शेड्यूल हो जाएगा। ये तो क्या था, एक बंदे का डिमांड और एक प्राइस पे एक बंदा कितना डिमांड कर रहा है वो क्या होता है, डिमांड शेड्यूल। अगर आप ऐसे नॉर्मल डिमांड शेड्यूल है उसको अगर आप क्या कर रहे हो, ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करवा ना, देखो हमने यहाँ पे ग्राफ बनाया ना, कि मतलब क्या 50,000 प्राइस था तो 10 डिमांड था, 40,000 प्राइस था तो 15 डिमांड था ना, तो ये क्या होगा, डिमांड करो। डिमांड करो क्या होगा, इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड टेबल या डिमांड शेड्यूल, है ना, वो क्या होता है, डिमांड करो। अब क्या होता है मार्केट डिमांड शेड्यूल, क्या होता है मार्केट डिमांड शेड्यूल, क्या होता है मार्केट डिमांड शेड्यूल से पहले आप समझ लो कि मार्केट डिमांड क्या होता है हमारा ना, मार्केट डिमांड क्या होता है, मार्केट डिमांड मतलब क्या होता है, सारे कस्टमर मिलके कितना खरीद रहे हैं। इसमें देखो एक हम ना एग्जांपल दिया इंस्टीट्यूट की बुक में क्या दिया हुआ है कि अगर प्राइस 5 था तो P 10 खरीद रहा है, Q 8 खरीद रहा है, R 12 खरीद रहा है, तो टोटल मार्केट डिमांड कितना है, 5 रुपए पे 30 का डिमांड है ना। तो अगर आप टोटल मार्केट डिमांड और प्राइस दिखा रहे हो तो उसको क्या बोलेंगे, मार्केट डिमांड शेड्यूल बोलेंगे। और अगर आप इसी को टोटल डिमांड मार्केट का और प्राइस को एक ग्राफिकल फॉर्म में दिखा रहे हो तो इसको क्या बोलेंगे, मार्केट डिमांड कर्व बोलेंगे, है ना। अभी देखो बिल्कुल सिंप्लीफाई कर दिया, क्लिनिकल क्लियर हो जाना चाहिए। इसके बाद हम कल पढ़ेंगे रेशनल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। ये सबसे हमारा टेक्निकल कंसेप्ट है, इसको एक बार हो सके तो आप प्रायर रीडिंग कर लो, एक बार समझाया नहीं, कुछ भी समझ में आया नहीं आए, कुछ भी उल्टा सीधा फ्रेंच समझ के चाइनीज समझ के एक बार पढ़ लो, क्योंकि अगर आप एक बार घर से पढ़ के आओगे तो आपको समझने में मेरे हिसाब से थोड़ा आसानी होगा, है ना। जब तक समझ में ना आए एक बार आप पढ़ लो अपने आप से, तब तक अगला लेक्चर प्लीज 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 मत देखना, मैं आपके फायदे के लिए बता रहा हूँ। और आप पूरा आज तक जितना बड़ा अभी 3 लेक्चर में ना 3 टॉपिक क्लियर हुए, क्या था, मीनिंग एंड डिमांड और डेफिनेशन ऑफ डिमांड पढ़ा है, उसके बाद क्या डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड पढ़ा है, उसके बाद फंक्शंस ऑफ डिमांड पढ़ा है, चौथा क्या लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा है, फिर क्या मार्केट डिमांड कर्व, इंडिविजुअल डिमांड कर्व, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, मार्केट डिमांड शेड्यूल पढ़ा है। ये एक बार प्लीज प्लीज पढ़ लेना, वरना एक साथ इतना जमा हो जाएगा तो पढ़ नहीं पाओगे, बहुत टेंशन में लगोगे, है ना। और हम एक लाइव क्लास भी अरेंज करेंगे जिससे कि आपका डाउट्स वगैरह क्लियर हो पाए। और अगर आपको मतलब कोई अभी फिलहाल डाउट आ रहा है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पिंग कर सकते हो। थैंक यू, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। बस।